नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे आंदोलन से पीछे हटने की खबरों को खारिज कर दिया है। पहलवान साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान ने फेसबुक लाइव में कहा कि हमारी लड़ाई ब्रजभूषण के खिलाफ है, सरकार से नहीं है, ये हम शुरुआत से बोल रहे हैं। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम लड़ते रहेंगे। समर्थकों से कहूंगी कि ऐसे ही समर्थन बनाए रखें, फेक न्यूज पर ध्यान न दें। हमारा आंदोलन जारी है, थोड़ा होल्ड इसलिए किया गया है क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे हैं। जो फेक न्यूज चल रही थी उसे लेकर हम पूरे दिन भर मेंटली डिस्टर्ब रहे हैं। पूरा दिन सफाई देने के ही निकल गया। साक्षी मलिक के पति और सत्यव्रत कादियान जो पहलवान हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारी लड़ाई ब्रजभूषण के खिलाफ है, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ है। हमारी रेसलिंग को साफ करने की लड़ाई है। नौकरी तो सरकार की है और हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है। हमने सोचा सरकारी काम भी ना रुके तो उसको इतना नेगेटिव क्यों दिखाया गया, ये हमें नहीं पता। सारा दिन से बहुत जैसे फेक न्यूज़ चल रही है कि हमने जो है अपना प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया है या हम पीछे हट गए हैं, तो ये सब बहुत फेक है। क्योंकि जो ये अफवाहें उड़ रही हैं ये हमारे प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने के लिए जो है ये फेक न्यूज़ बनाई जा रही हैं। तो लाइव आने का मकसद सिर्फ यही है कि हम सब आपको बताना चाहते हैं, जो आप हमेशा हमारी सपोर्ट में खड़े रहे हो, कि हमारा जो ये आंदोलन है सत्याग्रह है, जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम इसको लड़ते रहेंगे। तो किसी भी फेक न्यूज़ पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है सच्चाई की है और हमें इसको लड़ना है और जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम लड़ते रहेंगे। बस इसी बारे में आज लाइव आए हैं कि जो भी मीडिया चला रही है, कुछ मीडिया उसे चला रही हैं इतने दिन से, किस तरह की नेगेटिव बातें हैं जो फैला रहे हैं, ताकि क्योंकि देख लिया सभी ने कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। तो बस इसीलिए आप सबको हम ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि ये सब हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए हो रहा है। 2-3 बातें हैं जो हम क्लियर करना चाहते हैं यहाँ से। एक तो पूरे दिन न्यूज़ चली थी कि भाई पोस्को की लड़की ने जो अपना शिकायत वापस ले ली। भाई कानून के हिसाब से भी अगर आप लोग देखो तो 164 के बयान होने के बाद ऐसे नहीं होता है। तो मीडिया से भी अनुरोध है कि आप ऐसे लोगों को भटकाने के लिए, लोगों को हमसे तोड़ने के लिए ये सब ना करें। दूसरा, आज चली कि भाई इन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। भाई हम इतने दिनों से यही जो है चीख चीख के कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ है, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ है और रेसलिंग को जो है साफ करने की लड़ाई है। और नौकरी की बात, तो आज इन्होंने सब ने ट्वीट भी कर दिया कि भाई न्याय की लड़ाई में अगर नौकरी बाधा आएगी तो भाई उसको भी हम छोड़ देंगे। लेकिन नौकरी तो सरकार की है और हमारी लड़ाई सरकार से है नहीं, हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं। दूसरा, जो भाई रूपरेखा आगे कैसे बनानी है उसके लिए जो हम लगे हुए हैं, और उसके बीच में अगर भाई सरकारी काम भी नहीं रुके, इस बारे में भी हम सोच लिया अगर कुछ सेकंड के लिए, तो उसको इतने नेगेटिव तरीके से दिखाने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा, भाई जब वो मेडल वाला जब हुआ था उसमें भाई जब हम गए गंगा के किनारे तो कुछ न्यूज़ एंकर्स ने कहा कि जो है पैसे वापस करने चाहिए थे, नौकरी वापस करनी चाहिए थी। भाई नौकरी वापस अगर न्याय के रास्ते में आ रही है तो सब ने बोल दिया, बजरंग मिनेश ने बोल दिया, साक्षी ने बोल दिया, हम सब ने बोल दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से पहलवानों ने यह साफ कह दिया है कि आंदोलन से हम पीछे नहीं हटे हैं, सिर्फ और सिर्फ नौकरी पर गए हैं और आगे की रणनीति तैयार की जा रही है, अगर कार्रवाई नहीं होती है ब्रजभूषण के खिलाफ तो एक बार फिर से आंदोलन यानी कि किया जाएगा।
पहलवानों की, तो पहलवान जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं अपना प्रदर्शन कहें या फिर कहें जो उनकी मांग है उसको लेकर अभी तो डटे हुए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कल जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं सूचनाएं मिल रही थी कि साक्षी मलिक और जो है बजरंग पुनिया जो है वो अपनी रेलवे की नौकरी पर वापस जा चुके हैं, और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि जो प्रदर्शन था या फिर कहें जो आंदोलन था वो खत्म हो चुका है। मगर जिस तरीके से साक्षी मलिक और उनके जो सत्य प्रकाश जो उन्होंने कहीं ना कहीं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि वो रेलवे की नौकरी जरूर करते हैं और इसीलिए वो नौकरी पर वापस जा रहे हैं, मगर आंदोलन खत्म नहीं किया गया है। और जो फेक न्यूज चलाई जा रही है या फिर जो जानकारी दी जा रही है चैनलों पर, वो कहीं ना कहीं गलत दी जा रही है, क्योंकि सरकार से उनकी कोई लड़ाई नहीं है। सिर्फ लड़ाई जो है वो ब्रिजभूषण से और यहाँ पर ब्रिजभूषण के ऊपर जो कानूनी प्रक्रिया है उसको लेकर आगे भी आंदोलन जो है या फिर कहें जो पहलवानों की जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी। बेशक उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि सरकार से उनकी कोई लड़ाई नहीं है, और इसीलिए जो नौकरी करते हैं रेलवे विभाग के अंदर वो कहीं ना कहीं सिर्फ सरकार की करते हैं, तो इसीलिए वो अपनी नौकरी पर वापस गए हैं, ना कि आंदोलन खत्म किया गया है। जी, जिस तरीके से पहलवानों ने ये साफ कर दिया है, इसके बाद ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि आखिर पहलवान क्यों हटे हैं। हालांकि अब उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटे हैं, कारण सिर्फ ये है कि अब वो अपनी नौकरी पर जा रहे हैं और आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन क्या ये खबर सामने आ पाई है कि रणनीति क्या हो सकती है आगे की? क्या अगर ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो क्या एक बार फिर से पहलवान धरने पर होंगे? देखिए, यहाँ पर बात करें जब आंदोलन शुरू हुआ था जंतर मंतर पर, तो तब कहा गया था कि वो कंटिन्यू इसी तरीके का प्रदर्शन जो है वो ब्रिजभूषण के खिलाफ आज करेंगे, और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती यानी ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक ये आंदोलन चलेगा। मगर जो जंतर मंतर पर चला था वो कहीं ना कहीं एक प्रदर्शन चल रहा था, धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा था ब्रिजभूषण के खिलाफ, मगर वही धरना प्रदर्शन जो है वो अब कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर कल जिस तरीके से लगातार जानकारी मिल रही थी कि पहले बजरंग पुनिया की बात करें या फिर साक्षी मलिक की बात करें, क्योंकि पहले जानकारी मिली थी कि एक नाबालिग ने अपना केस जो है वो वापस दिया, उसके बाद में साक्षी मलिक की जानकारी मिली कि साक्षी मलिक ने अपना केस वापस लिया है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से ये भी जानकारी मिली कि बजरंग पुनिया ने भी अपना केस वापस ले लिया है। पहलवान जो है वो धरना प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से कल शाम को स्पष्ट किया गया पहलवानों की तरफ से कि उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन जो है या फिर कहे ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर जो उनकी लड़ाई थी वो अभी भी जारी है, उन्होंने लड़ाई खत्म नहीं की है, सिर्फ सरकारी नौकरियों पर वापस लौटे हैं। यानी कि सरकार के द्वारा जो नौकरियां दी गई थी उनको वो अभी तक वापस लौटे हैं, और आगे की रणनीति जो है वो पहलवानों के द्वारा बनाई जाएगी, और पहलवान जो है और या फिर कहे किसान जो है वो मिलकर इसके अंदर कार्रवाई करते नजर आएंगे। मगर वो कार्रवाई किस तरीके की होगी ये अभी तक पहलवानों की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से लड़ाई जो थी कहना करते हैं ब्रिजभूषण के खिलाफ वो भी कहीं ना कहीं आप कमजोर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मिली थी कि जो नाबालिग है उसने अपना केस वापस ले लिया, इस तरीके की जानकारी जो है वो वहां से भी मिली थी। मगर तमाम जानकारियों का जो अखबारों में या फिर चैनलों में दिखाया जा रहा था, सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा था, उसका कहीं ना कहीं पहलवानों के द्वारा खंडन किया गया है कि ऐसी कोई भी जानकारी जो है उनके द्वारा नहीं दी गई है, सिर्फ नौकरियों पर वापस लौटने की बात की गई है, जहाँ की ब्रिजभूषण के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया या फिर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वो वापस लेने की बात की गई है। मगर यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है, ब्रिजभूषण के खिलाफ जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जांच चल रही थी उसकी अभी चार्जशीट जो है वो अभी तक कोर्ट के अंदर पेश नहीं की गई है। और क्या यहाँ तक कि खेल मंत्री की बात करें, खेल मंत्री की तरफ से भी लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि पहलवानों की जो भी मांग है वो की जाएगी, और सब कहते हैं ब्रिजभूषण को जो बचाने का आरोप जो लगाया जा रहा था सरकार के ऊपर वो कहीं ना कहीं गलत है, और आगे की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी, और पुलिस जो है वो जांच को जुटी हुई है, और जैसे ही सबूत मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर पेश किए जाएंगे। मगर एक चीज स्पष्ट है, जो पहले भी कहीं ना कहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट जो है 4 महीने बाद भी अभी तक किसी के भी सामने नहीं आ पाई है। जी राजीव, जिस तरीके से ये रिपोर्ट का भी सबसे बड़ा सवाल है, और सवाल ये भी उठ रहे थे कि अमित शाह से मिले हैं पहलवान बीते दिनों, और इस मुलाकात के बाद वो तुरंत अपनी नौकरी पर लौट गए हैं, तो किस प्रकार का आश्वासन दिया गया था? देखिए, यहाँ पर बात करें जैसे गृह मंत्री अमित शाह की, तो अमित शाह से परसों शाम को मुलाकात की गई थी, और उस समय कहीं ना कहीं उन्हें प्रयास लगाए जा रहे थे, शायद कोई आश्वासन दिया गया है। मगर कल जिस तरीके से पूरी जानकारी मिली और लगातार कहीं ना कहीं लगातार सूचनाएं आ रही थी कि साक्षी मलिक ने बैक कर लिया है, लगातार इस तरह की जानकारी मिल रही थी
बजरंग पूनिया जी की जानकारी मिल रही थी, मगर कहीं ना कहीं उसका भी कहीं ना कहीं खंडन किया गया और पहलवानों की तरफ से बिल्कुल कहा गया कि उनको आश्वासन सिर्फ इतना मिला है कि सरकार जो है वो ब्रिजभूषण के ऊपर कानूनी प्रक्रिया जो है वो आगे भी अमल करती नजर आएगी और पुलिस जांच के अंदर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ना कि प्रदर्शन वापस करने की बात की गई है। यानी कि जो मांग थी ब्रिजभूषण के ऊपर कानूनी प्रक्रिया की या फिर गिरफ्तारी की, वो अभी तक वहीं की वहीं है और उनको वापस नहीं लिया गया, ये पहलवानों की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया। मगर देखना होगा आगे की पहलवानों की रणनीति किस तरीके की होगी और किस तरीके से वो अपना जो ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर जो अपनी उनकी मांग है वो किस तरीके से पूरी की जाएगी और दिल्ली पुलिस के द्वारा जो कहना गया क्या कोर्ट के अंदर अभी चार्जशीट जो दाखिल करनी है उसके अंदर भी क्या सच्चाई सामने आ पाएगी, ये तो समय ही बता पाएगा। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश में हरियाली बढ़ाने, बेहतर आबोहवा और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से बरसात में प्रदेश सरकार ने पौधारोपण का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश भर में एक दिन में 35 करोड़ पौधारोपण किए जाएंगे। पौधारोपण की नोडल एजेंसी वन विभाग की निगरानी में सरकार की 27 विभाग मिलकर रिकॉर्ड पौधारोपण के इस अभियान को सफल बनाएंगे। संबंधित विभागों को कितना पौधारोपण करना है, इसका लक्ष्य पहले से ही तय कर लिया गया है। पौधारोपण के लिए वन विभाग और उसके देखरेख में कृषि जलवायु क्षेत्र के नर्सरियों में करीब 54 करोड़ स्वस्थ पौधे तैयार हैं। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार मानसून के रुख को देखकर ये तय होगा। अधिक उम्मीद इस बात की है कि जुलाई में किसी दिन ये महाअभियान चलाया जाएगा। ऐसा इसलिए कि पर्याप्त मात्रा में नमी मिलने से रोपे गए पौधे में से अधिकतम का सर्वाइवल हो। गौर हो कि योगी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है, लेकिन पहले कार्यकाल से ही हर साल पौधारोपण का एक नया लक्ष्य रखा जाता है। पिछले कार्यकाल में सरकार ने 5 साल में 100 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया था और इस बार लक्ष्य उससे ज्यादा बड़ा रखा गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से योगी सरकार ने एक बार फिर से पौधारोपण का लक्ष्य रख दिया है और इस बार एक दिन में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, क्या कुछ अहम जानकारी? मुस्कान, देखिए, कल विश्व पर्यावरण दिवस था और विश्व पर्यावरण के दिवस से पहले ही ये कहा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पौधारोपण को लेकर लक्ष्य रख दिया था और कहा सकता है कि इस बार जो बरसात के मौसम से पहले योगी सरकार लगभग 35 करोड़ पौधे उत्तर प्रदेश में लगाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में हरियाली बढ़ाने, बेहतर आबो हवा और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से बरसात में प्रदेश सरकार ने पौधे का लक्ष्य तय किया है और उसमें प्रदेश भर में एक दिन में लगभग 35 करोड़ पौधे लगाने का काम करेगी। सरकार ने लगभग 27 विभाग मिलकर पौधे लगाएंगे और पौधारोपण की नोडल एजेंसी वन विभाग को निगरानी में रखा जाएगा। 27 विभाग मिलकर रिकॉर्ड पौधारोपण से अभियान को चलाने का काम करेंगे। वहीं संबंधित विभागों को इतना पौधारोपण करना है, इसका लक्ष्य पहले से ही तय है। पौधारोपण के लिए वन विभाग और उसकी देखरेख में कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेट की नर्सरियों में लगभग 54 करोड़ स्वास्थ्य पौधे लगाए गए थे, जिसमें ये कहा सकता है कि वन विभाग अब पौधारोपण को लेकर महाअभियान चलाएगा। वहीं बात की जाए तो मानसून को रुख को देखते हुए तय होगा कि अधिक से अधिक किस तरह से पौधे लगाए जाए। किसी दिन महाअभियान चलेगा, इससे ऐसे ही पर्याप्त मात्रा में नमी मिलने से रोपे गए पौधों में अधिकतम सर्वाइकल होता है, इसको लेकर ये पौधारोपण किया जाएगा। तो पहले पिछले कार्यकाल में सरकार ने 100 करोड़ पौधे लगाए थे और दूसरे कार्यकाल में ये सरकार हर साल नया लक्ष्य रखती है और इस साल कहा सकता है कि 35 करोड़ पौधे लगाने, लगभग कुल मिला के कहा सकता है 175 करोड़ पौधे का लक्ष्य है सरकार का, यानी योगी सरकार 2.0 की जो सरकार है। पिछले साल में 175 करोड़ पौधे के रोपण का लक्ष्य रखा था। यही कारण है कि लगभग पिछले साल में 35 करोड़ पौधे लगाए गए थे और इस साल पिछले साल की भांति लगभग 35 करोड़ रुपए जो पौधे है उसका रोपण किया जाएगा। तो वहीं नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका, पंचवटी, गंगावन, अमृतवन जैसी योजनाओं के तहत प्रदेश सरकार द्वारा ये अभियान चलाए जाते थे, जिसमें पौधारोपण किया जाता है। तो वहीं बात की जाए तो वन अनावरण का क्षेत्र लगभग 8.82 से बढ़कर 9.23% हो चुका है और
लगातार सरकार ये लोगों से अपील कर रही है, जनता से अपील कर रही है और विभाग कर रहे हैं। और लोगों से कहा जा रहा है कि बरगद, पीपल, पाकड़, नीम जैसी पौधों को लगाने से वरीयता दे, उससे कहीं ना कहीं आबो हवा स्वच्छ होती है। और साथ ही ऐसी 29 प्रजाति हैं जिसमें 943 विरासत वृक्षों के केंद्र को रखकर पौधारोपण किया जाएगा। तो कुल मिला के ये कहा सकता है कि सरकार का पूरी तरह से लक्ष्य साफ है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जाए, जिससे आबो हवा हमारी साफ हो सके। क्योंकि लगातार जो देश में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जो दूषित हवाएं चल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि कोरोना संक्रमण जैसी बीमारी में लोगों को समझ में आ गया था कि जलवायु या वायु कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। लोगों ने ऑक्सीजन के लिए पीपल जैसे पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप को सुरक्षित रखने का काम किया था, क्योंकि पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। इसके चलते कहीं ना कहीं वो लक्ष्य साफ रखा है। तो ज्यादा से ज्यादा सरकार भी चाहती है कि पीपल जैसे नीम जैसे पौधों को लगाए, जैसे आबोहवा साफ हो सके। जितेंद्र, जिस तरीके से एक दिन में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, इस लक्ष्य को किस तरीके से पूरा किया जाएगा, इसको लेकर किस तरीके की रणनीति, किस तरीके का प्लान तैयार किया गया है? क्योंकि काफी बड़ा लक्ष्य है और एक दिन में किस तरीके से तमाम लोग मिलकर इसे पूरा करेंगे, इसके लिए क्या रणनीति? देखिए, एक कहा सकता है कि 27 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है और इसकी निगरानी वन विभाग करेगा। और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जिला पंचायत में, प्रत्येक गांव में पौधारोपण किया जाएगा और ये विभागों की जिम्मेदारी है। और लोगों से भी अपील किया कि ज्यादा से ज्यादा पौधों को लगाया जाए। विभाग पौधारोपण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए पौधों का वितरण भी करेंगे। और ये कहा सकता है लक्ष्य सरकार के लिए बड़ा नहीं है, क्योंकि सरकार का मंशा साफ है कि ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करके जो हमारी आसपास की दूषित आबो हवा है उसको साफ किया जा सके। क्योंकि इस चीज को सामने नजर आया था कि किसी महत्वपूर्ण है कोरोना संक्रमण के बीच में जलवायु कितनी साफ होनी चाहिए, और क्योंकि वो चीजें आबो हवा मिली थी और बिल्कुल स्वच्छता के कारण ही कहीं ना कहीं साफ हवा मिल पाई थी। और महत्वपूर्ण है किसी भी मानव शरीर के लिए या इंसानों के लिए, वो बहुत जरूरी है साफ वायु। और उसी के चलते जो प्रदूषण है उससे बचने के लिए, जलवायु से साफ दूषित जलवायु से बचने के लिए तमाम तरह के पौधों का रोपण सरकार कर रही है। और ज्यादा से ज्यादा सरकार इस लक्ष्य को पूरा, और सरकार इस लक्ष्य को पूरा करेगी, क्योंकि इससे पहले भी सरकार ने लक्ष्य पूरा किया है। और पहले जियो टैगिंग कराई गई थी। अब वन विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कि मानसून को देखते हुए पौधों को रोपण किया जाए। ज्यादा गर्मी ना बीते, मानसून जैसे ही आने वाला हो तब पौधारोपण किया जाए, ताकि वो पौधे जो लगाए जाएं वो पूरी तरह से खिल उठे, वो बड़े हो जाएं और इससे कहीं ना कहीं जो हरियाली है वो चारों तरफ उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़े। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर बवाल हो गया है। बाजवा ने जालंधर में सर्वदलीय बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों का मजाक उड़ाया था। इस पर सत्ताधारी दल के नेता अब भड़क उठे हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रताप सिंह बाजवा को 1 हफ्ते का समय दिया है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों का मजाक उड़ाया है, वो 1 हफ्ते के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रीय कांग्रेस के सरपरस्त सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ पार्टी के प्रधान खड़गे को भी चिट्ठी लिख रहे हैं, ऐसा नेता पर एक्शन लिया जाए। गौर हो कि प्रताप सिंह बाजवा ने सर्वदलीय बैठक के दौरान कहा था कि आम आदमी पार्टी के 92 विधायकों में से ऐसे लोग चुनकर आए हैं जिन्हें देखकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, कैसा मटेरियल आ गया है। साडे लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब विधान सभा के अंदर विरोधी धिर के नेता प्रताप सिंह बाजवा का कांग्रेस पार्टी वालों उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया सीगा कि वह पुराने लीडर ने, सूझवान लीडर ने, पर लेकिन उन्होंने दिमाग का जो पागलपना, उन्होंने दिमाग के अंदर की कुट के भरिया होयागा, कितनी नफरत गरीब लोगों के प्रति, कितनी नफरत जिहड़ा हैगा पंजाब का अनुसूचित जाति जनजाति दलित वर्ग आ उहदे प्रति कितनी नफरत इस बयान के विचों साफ झलकदा गा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਗੀਆਂ, संविधानक हक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लैके दिते। अज उन्होंने हकों के जरिए मैं समझदा गरीब तो गरीब, अमीर तो अमीर, हरेक वर्ग का नुमाइंदा अपनी गल लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्रक तरीकों के राही विधान सभावां के अंदर, देश की पार्लीमेंट के अंदर रख सकता गा। अफसोस अज बड़े भारी मन के नाल मेरे सारे साथी MLA साहबान, मिनिस्टर साहबान असी बैठे हाँ कि किस तरह का इन्हां नेतावां दे अंदर, किस तरह का दिमाग के अंदर कूड़ा भरिया गा, किस तरह इंसानियत नूं, इंसान नूं इंसान नहीं समझते, किस तरह इन्हां दे अंदर ऊच नीच का भेदभाव आगा। ये जिहड़े बयान उत्थे होए ना साफ झलकदा गा, क्योंकि पंजाब की जनता ने, पंजाब के लोगों ने 2022 के अंदर एक बड़ा इनकलाब लैके आंदा, पंजाब के अंदर एक आम घर चो पैदा होया। तो आपको बता दें कि पंजाब में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर बवाल हो गया है। प्रताप सिंह बाजवा आम आदमी पार्टी के विधायकों, मंत्रियों पर अलग अलग तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जिसको लेकर हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको 1 हफ्ते का समय दिया है कि 1 हफ्ते में आप माफी मांगे, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ हरपाल सिंह चीमा ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम हाईकमान यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी चिट्ठी लिखी जाएगी कि ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रताप सिंह बाजवा को 1 हफ्ते का समय दिया है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजय वोहरा हमारे साथ मौजूद है। विजय, जिस तरीके से प्रताप सिंह बाजवा अलग अलग तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों और मंत्रियों में रोष देखा गया है और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उनको 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया। बिल्कुल मुस्कान, प्रताप सिंह बाजवा जो ओपोजिशन के लीडर हैं, उनको आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, खासकर बात करें तो वित्त मंत्री हरपाल चीमा, कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह, ईडीओ कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक और कई विधायक जो थे वो मौजूद थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने एक पद से कहा है कि प्रताप सिंह बाजवा जनतक तौर पर माफी मांगे। जो उन्होंने टिप्पणी की, आपको मामला बता देते हैं। भदौर से एक विधायक है आम आदमी पार्टी के, लाभ सिंह उगोके, उनका काम मोबाइल का था चुनावों से पहले, विधायक बनने से पहले। उन पर लगातार टिप्पणी करते हुए नजर आए थे प्रताप सिंह बाजवा। उन्होंने कहा था कि कोई मोबाइल वाला, कोई चार्जर वाला विधायक बनके आप सामने बैठा है, हमें मालूम नहीं, पहचान नहीं होती। इसको लेकर कड़ा संज्ञान लिया है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने और साफ तौर पे कहा है कि दलित विरोधी है प्रताप सिंह बाजवा। दलितों के जो है, दलितों को मन में जहर भरा हुआ प्रताप सिंह बाजवा का दलितों के लिए, तो इसके लिए दलित समाज से माफी मांगनी चाहिए। अल्टीमेटम भी देते हुए साफ तौर पे कहा भी 1 हफ्ते का समय देते हैं, प्रताप सिंह बाजवा जनतक तौर पे माफी मांगे, दलित समाज से माफी मांगे, अन्यथा कानूनी राय लेकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक बात और भी कही उन्होंने, कांग्रेस हाईकमान को भी इस मामले में दखल देने के लिए कहा गया है कि अगर कांग्रेस हाईकमान प्रताप सिंह बाजवा पर कड़ी कार्रवाई करे और उनको पार्टी के बाहर रास्ता दिखाए। मुस्कान, हरपाल सिंह चीमा ने यह भी कहा कि हाईकमान को भी पत्र लिखा जाएगा और साफ तौर पर कांग्रेस हाईकमान से यह कहा जाएगा कि ऐसे नेताओं पर कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए।
बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पे जोर देते हुए कहा, क्योंकि काफी सारे दलित समाज से जो नेता थे वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। एक मत पे कहा भी कांग्रेस हाईकमान को हम पत्र लिखेंगे, उनके ऊपर प्रताप सिंह बाजवा के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। प्रताप सिंह बाजवा दलित विरोधी हैं, इसलिए कांग्रेस जो है पहले भी चुनाव हारी थी, तो आगे भी दलित विरोधी होने के बाद अगर प्रताप सिंह बाजवा पर कड़ी कार्रवाई नहीं करते कांग्रेस पार्टी, तो आम आदमी पार्टी कानून की राय लेते हुए प्रताप सिंह बाजवा को कानूनी नोटिस या कानूनी कार्रवाई की जाएगी प्रताप सिंह बाजवा पर। मुस्कान। हरपाल सिंह चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कांग्रेस का या प्रताप बाजवा का कोई बयान सामने आया? नहीं, फिलहाल तो बीती शाम की बात है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद प्रताप सिंह बाजवा का हालांकि कोई अभी तक तो जो बयान नहीं आया है, पर देखना होगा प्रताप सिंह बाजवा इस सारे मामले पर क्या बोलते हैं, क्योंकि लगता नहीं है जिस तरह से प्रताप सिंह बाजवा बयानबाजी करते हैं तो प्रताप सिंह बाजवा जनतक तौर पर माफी मांगे, पर अगर पार्टी हाईकमान को दिशा निर्देश देता है उस पर देखना होगा प्रताप सिंह बाजवा का क्या रुख होता है। मुस्कान। ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज दोपहर बाद 3 बजे बुलाई गई है। इसमें सीएम की विभिन्न बजट घोषणाओं पर फैसले होंगे। इसमें कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के मानदेय बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। राज्य मंत्रिमंडल की इस बैठक में 31 सरकारी स्कूलों का दर्जा बहाल करने को लेकर चर्चा हो सकती है। बीते दिनों सुखू सरकार ने 1 अप्रैल 2022 के बाद स्तरोन्नत हुए 70 उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का विद्यार्थियों की कम संख्या होने पर दर्जा घटा दिया था। अभिभावकों के विरोध और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और पूर्व विधायक आशा कुमारी के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने इस मामले पर दोबारा विचार करने का फैसला लिया था। 31 मार्च और 15 अप्रैल 2023 के दाखिलों की जगह 29 मई तक स्कूलों में हुए दाखिलों को आधार बनाते हुए स्कूलों के दर्जे को लेकर आगामी निर्णय लेने की बात कही गई थी। इसी कड़ी में शिक्षा निदेशालय ने सरकार को दाखिलों की नई रिपोर्ट भी भेजी है। इसमें 70 स्कूलों में से 31 में विद्यार्थियों के दाखिले बढ़ गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, आज मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है, क्या कुछ इस मंत्रिमंडल की बैठक में खास रह सकता है? जी देखिए, आज हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। 3 बजे ये बैठक होनी है और इसमें जो है काफी अहम फैसले जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों सरकार ने जो स्कूल डिनोटिफाई किए थे उसको लेके कुछ सवालों के घेरे में सरकार आ गई थी। कुछ कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस पर सवाल उठाए थे, तो उसको जो डिनोटिफाई करने पे कुछ स्कूलों पे जो रोक लगी थी उसको लेके आज चर्चा हो सकती है। इनमें 31 सरकारी स्कूल हैं जिनका दर्जा बहाल करने को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अहम बात यह है कि जो दूसरी बड़ी गारंटी है सुखू सरकार की रोजगार को देने की, उसको लेके सब कैबिनेट की कमेटी बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। तो आज जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स है, विभिन्न विभाग है, लोग ये उम्मीद जता रहे हैं कि आज बम्पर भर्तियां निकल सकती हैं। बम्पर भर्तियों को लेके ऐलान कैबिनेट में हो सकता है। विभिन्न विभागों में काफी जो रिक्त पद है उनको लेके आज कैबिनेट में चर्चा के बाद जो है ये जो है यहाँ पे जो है बड़ी संख्या में जो है ये नौकरियों का पिटारा यहाँ पे मान रहे हैं लोग कि आज खुल सकता है, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसमें स्वास्थ्य है, लोक निर्माण विभाग है, जल शक्ति विभाग है, वन विभाग है और शिक्षा विभाग है। इन विभागों में काफी जो भर्तियां है वो काफी लंबे समय से पेंडिंग थी, इनको लेके आज मंजूरी के लिए इनको लाया जा सकता है। इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में जो मुख्यमंत्री की घोषणा है, चाहे वो बजट को लेकर थी या कांगड़ा प्रवास के दौरान उन्होंने की थी, उनकी अनाउंसमेंट को भी आज स्वीकृति मिल सकती है। और इस दौरान जो है कैबिनेट में पावर प्रोजेक्ट लगाया था सरकार ने, उसको लेके बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको अनधिकृत कर दिया था, संवैधानिक करार दिया था। उसके बाद इसको लेके भी आज बड़ी चर्चा हो सकती है कैबिनेट में कि अब अगला सरकार का कदम क्या हो सकता है, क्योंकि जो पावर प्रोजेक्ट की कंपनीज है वो भी इस पर जो है ऐतराज जता चुकी है, केंद्र सरकार इस पर ऐतराज जता चुकी है। तो आज बड़ी फैसले जो है वो उसकी उम्मीद है कि आज कुछ बड़े फैसले कैबिनेट बैठक में निकल कर आ सकते हैं। जी
बजट घोषणाओं पर यहाँ पर चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से बजट पेश कर दिया गया उसके बाद उन घोषणाओं का जो कार्य है वो कहाँ तक पहुंचा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि कांग्रेस 10 बड़ी गारंटियों के साथ आई थी और वो कह रही है कि पहली गारंटी उन्होंने पूरी कर ली है। दूसरी जो लगातार विपक्ष के निशाने पे है रोजगार को लेकर, कि रोजगार को लेकर एक बड़ी गारंटी कांग्रेस ने हिमाचल की जनता को दी थी, उसको लेकर भी आज जो है एक बड़ा फैसला यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया था और उस गठन के बाद जो है अपनी रिपोर्ट जो विभिन्न विभाग है वहाँ से मंगवाई गई थी, वो सारी जो रिपोर्ट है अब सरकार के पास है। तो ऐसे में उम्मीद आज जताई जा रही है कि एक बड़ी घोषणा सरकारी नौकरियों को लेकर आज सरकार जो है वो कर सकती है, क्योंकि एक बड़ी ये बड़ा एक वादा कांग्रेस ने किया था सत्ता में आने से पहले। और इसके अलावा आमदनी बढ़ाने के जो उपाय हैं मंत्रिमंडल में, उसमें बैठक हो सकती है। इनमें जैसे वाटर सेस था उसको लेके किसी ऐतराज जताया जा सके, उसको लेकर एक चर्चा हो सकती है। इसके अलावा भांग की खेती को लीगल करने के लिए सरकार ने जो जिस तरह से आगे कदम बढ़ा रही है, अपनी जो विभिन्न जो कमेटी थी उनको अलग अलग दौरों पे भेजा गया था। और इसके अलावा बागवानी से संबंधित एक, क्योंकि बागवानी सीजन भी आने वाला है और जो लोग हैं वो लगातार कई प्रकार की मांग कर रहे थे, बागवानी को लेकर भी एक वादा कांग्रेस ने किया था कि आयोग बनाएंगे और जो बागवान है वो अपनी जो सेब का जो मूल्य है वो खुद निर्धारित कर सकेंगे मार्केट में। तो ये तमाम जो विषय हैं इनको लेकर आज उम्मीद जताई जा रही है कि बागवानी से लेकर भी कुछ बड़ा फैसला सरकार ले सकती है, क्योंकि पिछले दिनों भी तमाम तरह की जो लोग हैं बागवानी से संबंधित जितने भी बागवान हैं एक मंच पर आकर वो अपना विरोध भी जता चुके हैं कुछ मसलों को लेकर। तो उम्मीद यही जताई जा रही है सरकार से कि जो विभिन्न जो बड़ी चीजें वो खुद बात करके आई है, खुद वादे करके आई है, उनको लेकर आज जो कुछ बड़ी घोषणाएं हैं वो सरकार आज कर सकती है। जी टीना जी, इसी के साथ स्कूलों को लेकर यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा बताया गया है कि स्कूलों का दर्जा जो घटाया गया था उसको वापस से बहाल करने के लिए यहाँ पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि खुद प्रतिभा सिंह ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था कि स्कूलों का दर्जा जो है वो घटाना नहीं चाहिए था। उसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए स्कूल डिनोटिफाई करने को लेकर एक बड़ी चर्चा आज संभावित है, क्योंकि बीते सप्ताह भी जो 90 स्कूल है वो सरकार ने डिनोटिफाई कर दिए थे और इस पर जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह उन्होंने आपत्ति जताई थी और सरकार से पुनर्विचार करने की अपील भी की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने कुछ स्कूलों को बंद करने के निर्णय पर रोक लगाई थी। आज जो है ये कैबिनेट में इस पर चर्चा हो सकती है और चर्चा के बाद जो सरकार है स्कूलों जो बंद करने का जो निर्णय है वो वापस भी ले सकती है, क्योंकि काफी जगह से तो अपने विधायक भी कई स्थानों से, कई क्षेत्रों से, विधानसभा क्षेत्रों से सरकार को आपत्ति मिल रही है कि कुछ स्कूल जो है खोले गए थे, कुछ का दर्जा बढ़ाया गया था और अभी तक जो 31 सरकारी स्कूल है उनका दर्जा बहाल करने पर भी सरकार ने जो है अभी जो है पुनर्विचार किया था और उसको बहाल किया था। तो ऐसे में आज फैसला किया जा रहा है कि कुछ बड़े स्कूल्स हैं और जहाँ जहाँ से आपत्ति सरकार को मिली थी वो वहाँ पे जो है उन स्कूलों का जो दर्जा है वो बहाल किया जा सकता है और जो कुछ बंद स्कूल किए गए थे उनको भी जो आज है उनको जो जारी रखने का फैसला है वो सरकार ले सकती है। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान को लेकर बीजेपी ने अल्मोड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महाजनसंपर्क अभियान के प्रदेश प्रभारी अश्विनी त्यागी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद अजय टमटा, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, विधायक जोगेश्वर मोहन सिंह मेहरा और प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक कैलाश शर्मा मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाजनसंपर्क अभियान के प्रदेश प्रभारी अश्विनी त्यागी ने मोदी सरकार के विकास कार्यों को गिनाया और कहा कि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद घर घर शौचालय, सिलेंडर और विकास पहुंचा है। महाजनसंपर्क अभियान के प्रदेश प्रभारी अश्विनी त्यागी ने कहा कि मोदी सरकार के विकास कार्यों को महाजनसंपर्क के माध्यम से जनता को घर घर जाकर जानकारी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि मोदी जी के नेतृत्व वाली चलने वाली सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बड़े स्तर पर 30 मई से लेकर के 30 जून तक समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में जाना, उनसे संवाद स्थापित करना और भारत सरकार ने जो जन कल्याण के काम किए हैं उनके बारे में उनका फीडबैक लेना, उनके अनुभव साझा करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना कि माननीय मोदी जी ऐसे ही सशक्त और मजबूती के साथ में जनता की सेवा कर पाएं। इस आशीर्वाद मांगने के लिए जनसंपर्क अभियान में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जाएंगे। धन्यवाद।
वास्तव में जिस प्रकार से 9 वर्षों का कालखंड है, मेरे भी राजनीतिक जीवन के अंदर लगभग 30-32 साल का जिला पंचायत से यहाँ तक का रहने का अवसर मिला है। बहुत सारी सरकारों को हमने देखा है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस आइडियोलॉजी को लेकर के भारतीय जनसंघ से लेकर के हम आज तक काम कर रहे थे, गांव से लेकर के आम गरीब अंतिम व्यक्ति तक के विकास की सोच, 70 सालों में जिनके शौचालय नहीं थे उनको शौचालय देने का काम, जिनको बिजली नहीं थी उनको बिजली देने का काम, जिनको पानी देने का काम, कोई भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे उसकी हेल्थ के इशू हैं, तो वारे सारे चीज़ों को करने का काम अगर किसी ने गरीब की जो बार बार जो नारा देते थे, गरीब की पूरी समस्याओं का समाधान अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। यहाँ तक कि उसके खाद्यान्न की चिंता भी नरेंद्र भाई मोदी, उसके स्वास्थ्य की चिंता भी की है। ऐसा मुझे लगता है कि जहाँ ये सब काम तो हुए हैं, वहीं मेरे अंतिम गांव के क्षेत्र के लोग सोचते थे कि हमारे पास सड़क कभी आएगी। तो लिपू लेक से लेकर कैलाश मानसरोवर के बॉर्डर तक का एक एक गांव तक की रोडों को देने का काम, एक एक तोक तक के रोडों को देने का काम, और अच्छी रोडें देकर के ऑल वेदर रोड, मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधाएं आज हमारी अल्मोड़ा में और पिथौरागढ़ में हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक काम पूरे देश भर के अंदर हुए हैं, और इन ऐतिहासिक कार्यों के कारण से जो नए भारत की संकल्पना है, नए भारत की कल्पना है, और इसलिए अमृत महोत्सव, अमृत वर्ष के रूप में हम लोग मना रहे हैं 75वें वर्ष में। ये आज़ादी की सही सोच की तरफ को हम गए हैं। आज हमें लगता है कि आज़ाद भारत के सपनों को पूरा करने के लिए जिन लोगों ने अपना त्याग बलिदान दिया था, उनके सपनों का भारत अब पूर्ण रूप से एक स्वरूप देने लगा है। केंद्र के 9 साल बहुत ही बेमिसाल रहे। निश्चित रूप से ये 9 साल पूर्णतः गरीबों को समर्पित रहे, किसानों को समर्पित रहे, सैनिकों को समर्पित रहे, हर एक उस व्यक्ति को समर्पित रहे हैं जो कि बिल्कुल पंक्ति के अंतिम छोर में बैठा हुआ था। उस तक जो है विकास का प्रकाश वहाँ तक पहुँचा है मोदी जी के नेतृत्व में। आज एक महिला अपने आप को हर प्रकार से सुरक्षित महसूस करती है, चाहे उसका शौचालय का विषय हो, स्वच्छता का विषय हो, आवास का विषय हो, बिजली का विषय हो, गैस का विषय हो। ये सारे विषय ऐसे हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं में किसी भी व्यक्ति की या किसी भी महिला की या किसी भी ग्रामीण की, किसी भी गरीब की आवश्यकता होती है, उसे पूर्ति करने का काम जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने करने का काम किया है। तो मैं मानती हूँ कि यह 9 साल अपने आप में ऐतिहासिक रहे हैं। ये 9 साल अपने आप में जो आशीर्वाद जनता ने प्रधानमंत्री जी को दिया था, उसका प्रतिफल उन्होंने उनको लौटा के दिया है। मुझे लगता है कि इन 9 सालों की उपलब्धियों के साथ में जिस प्रकार से जनसंपर्क हर किसी के साथ में होगा, निश्चित रूप से पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। थैंक यू। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है और इसी को लेकर मंत्री सांसदों ने उनकी उपलब्धियां गिनाई है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मुस्कान, बिल्कुल ये महाजनसंपर्क अभियान भाजपा का पूरे देश में चलाया जा रहा है और 30 जून तक ये महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा और उसको लेकर के सभी जो प्रदेश है वहाँ पर जाकर के भाजपा लगातार जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो किए गए कार्य इन 9 सालों में, उन सभी कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जाने का उनका लक्ष्य है। और उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी गई है इस अभियान की, अश्विनी त्यागी को, वो कल अल्मोड़ा पहुंचे थे और उनके साथ यहाँ पर जो सांसद है अल्मोड़ा के अजय टम्टा और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या मौजूद रही। और वहीं बात करें हल्द्वानी में भी रेखा वर्मा जो सह प्रभारी उत्तराखंड की वो मौजूद थी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मौजूद थे। तो पूरी तरीके से भाजपा का जो लक्ष्य है कि 30 जून तक पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं हर जनता हर वर्ग के बीच में पहुंचा जाए और जो 9 साल का जो कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी का रहा है, उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उन सभी कार्य को जनता के बीच में जाकर के उनसे बातें की जाए और कहीं ना कहीं एक मन टटोलने का जो काम कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और ये समझा जा रहा है कि अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उसको लेकर जनता को समझाया जाए। लक्ष्य केवल यही है कि आगामी जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें परसेंट जो जीत है वो भाजपा कहीं ना कहीं द्वारा से प्राप्त करे। अभी 5 लोकसभा सीट की बात करें, भाजपा के पाली में ये 5 लोकसभा सीट है। भाजपा का यही लक्ष्य है कि इस बार भी 5 लोकसभा सीट कहीं ना कहीं भाजपा के ही पक्ष में रहे। उसको लेकर के लगातार उत्तराखंड के अंदर कार्रवाई की जा रही है, लोगों से मिला जा रहा है और लोगों तक उनके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भाजपा का जो कार्यकाल रहा है 9 साल का, उनके द्वारा क्या काम ऐसे हुए हैं जनता के बीच में जाकर के उसका फीडबैक भी लेना है और
कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं लगातार इस काम में लगातार आगे बढ़ाना है और पूरी तरीके से जनता के बीच में जाकर के अपनी उपलब्धियां गिनानी है और जनता से कहीं ना कहीं अपने 9 साल का फीडबैक उनके द्वारा लेना है। अमित, जिस तरीके से अलग अलग तरह से उपलब्धियां गिनाई जा रही है केंद्र सरकार की, अलग अलग जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो खुद रेखा आर्य, अजय टम्टा, तमाम लोग मौजूद रहे। आगे भी इस तरीके का महाजनसंपर्क अभियान जारी है। कहां कहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो रही है? देखिए, फिलहाल की बात करें तो अभी जो जिलेवार है वहाँ पर जाकर के जो भाजपा के जो केंद्रीय अगर मंत्री की बात करें उनके पहुंचने का लगातार सिलसिला अभी आगे जारी रहेगा। अभी प्रदेश प्रभारी यहाँ पहुंचे हैं, सह प्रभारी पहुंचे हैं, रक्षा राज्य मंत्री जो अजय भट्ट हैं वो अपनी लोकसभा सीट में लगातार मौजूद है, नैनीताल लोकसभा सीट में। अजय टम्टा की बात करें यहाँ पर अल्मोड़ा के सांसद हैं और तमाम जो और अन्य 3 जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर भी लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और पूरी तरीके से अभी जिलेवार ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद विधानसभा वाइज कार्यक्रम रखे जाने हैं और 9 साल में जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जनधन योजना की बात की जाए और सिलेंडर जो हर गरीब तक पहुंचाने की लगातार बात की जा रही है, जो चीजें लगातार की जा रही है जनता के हक के लिए, उनके फायदे के लिए जो चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं जनता तक उनसे फीडबैक देना है कि जनता को जो अंतिम छोर में जो व्यक्ति खड़ा है, जो लगातार भाजपा कहती है उन तक उन सभी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, इसका फीडबैक लेना है। जनता उनके बारे में क्या सोचती है ये भी कहीं ना कहीं जानकारी जुटानी है और एक पूरी तरीके से भाजपा के लिए माहौल तैयार करना है। 2024 के लिए 5 लोकसभा सीट दोबारा से भाजपा के पाले में आए, इसको लेकर के लगातार कार्रवाई की जा रही है क्योंकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस के द्वारा भी लगातार जोर लगाया जा रहा है और खामियां जो लगातार कहीं ना कहीं मोदी सरकार को लेकर के जो प्रचार किया जा रहा है उसको लेकर के जनता के बीच में विपक्षी पार्टी में लगातार पहुंच रही। तो एक चुनौती कहीं ना कहीं दोबारा से भाजपा के लिए है और इसी चुनौती को पार पाने के लिए कार्यक्रम रखे जा रहे हैं जो अभी जिलेवार किए जा रहे हैं। उसके बाद विधानसभा वाइज करके 30 जून तक सभी कार्यों को जो समय अवधि का जो लक्ष्य है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता के बीच में पहुंचना प्राप्त किया जा रहा है। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोंडागांव जिले में 213 करोड़ रुपए से अधिक के 527 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इनमें 61 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत के 445 कार्यों का लोकार्पण और 151 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से 82 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। इस मौके पर वे आम सभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही कलार समाज के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री द्वारा जिन नए विकास कार्यों का लोकार्पण करना है इनमें मुख्य रूप से 20 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से 34 किलोमीटर 45 मीटर लंबी 5 नई सड़कें शामिल हैं। इसी प्रकार से 24 गांवों में जल जीवन मिशन के तहत 20 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से निर्मित नल जल प्रदाय योजना का भी शुभारंभ शामिल है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता टिकेश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। टिकेश, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जा रहे हैं कोंडागांव के दौरे पर और इस दौरे में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। जी देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोंडागांव जिले के ग्राम भीड़मा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के लिए रवाना होंगे। बता दें कि कोंडागांव दौरे में बहुत खास बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज करीबन 12:45 पर वो ग्राम भीड़मा के बाजार मैदान में आयोजित कार्यक्रम देवगुड़ी माता गुड़ी का सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित करेंगे और डॉक्टर तुमको द्वार मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी भी दिखाएंगे। दादी की लगातार जिस तरीके से सरकार बस्तर में आदिवासियों के जो देवी देवता है उनके लगातार काम किए हैं, लगातार वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए काम किए, तो ये 2 बड़ा कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसको आज हरी झंडी दिखाएंगे। जहाँ एक और बात करें तो करीबन 213 करोड़ के विकास कार्यों को भी सौगात देंगे। वहाँ कैरियर मार्गदर्शन पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे। वही माझी नगर बायोडाइवर्सिटी की पार्क का भी परिकल्पना का प्रदर्शन और संभाग स्तरीय कलार समाज
के शपथ ग्रहण समारोह पर भी वो हिस्सा लेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम है आज का, और इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कोंडा गांव की जनता को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करोड़ों की सौगात भी देंगे। जी, 213 करोड़ रुपए की सौगात शामिल है, जिसमें 527 विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया जाएगा। किस प्रकार की ये योजनाएं हैं और ये तमाम विकास कार्य हैं जिनकी शुरुआत आज होने जा रही है? देखिए, बता दें कि ये जो जिन नए विकास कार्यों को लोकार्पण करेंगे, इनमें से मुख्य रूप से 20 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से 34.45 किलोमीटर की 5 नई सड़कें हैं जो देवरबाल से तैरी बेड़ा तक ये जाता है। वो इस तरह कई ऐसे सड़क है जिनका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकार्पण करेंगे। इसके बाद 24 गांवों में जल जीवन जो मिशन के तहत जो बनाए गए हैं उसको लेकर के 20 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत के जो है वो भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही साथ नल जल प्रदाय योजना का भी वो शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही महात्मा गांधी वार्ड में 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा कोंडा गांव के डडसेना कलार, लोहार समाज और तमाम जो समाज के जो भवन निर्माण है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकार्पण करेंगे। इस प्रकार 25 लाख रुपए की लागत से केजंग मडार मार्ग पर निर्मित आरसीसी पुलिया का भी निर्माण करेंगे। तो तमाम तरह के पुल जो मूलभूत सुविधाएं लोगों के लिए उन मूलभूत सुविधाएं देते हुए 213 करोड़ की लागत से तमाम जो योजना विकास कार्य है करीबन 445 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। जी, ठीक है टिकेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। साल के पहले दिन ढांगरी में आतंकियों ने जो खूनी खेल खेला था जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। एक ही परिवार के 2 युवकों को आतंकियों ने मौत के घाट उतारा था। उनके पीड़ितों को अभी भी इंसाफ की दरकार है। जम्मू पहुंचे ढांगरी के पीड़ितों ने कहा कि वो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलकर अपने दुख बयां करना चाहते हैं कि हमें मुआवजा नहीं बल्कि इंसाफ चाहिए, क्योंकि इस हत्याकांड के पीछे कुछ स्थानीय लोगों का हाथ है जिसको एजेंसियां अभी तक उजागर नहीं कर पाई हैं। इस पीड़ित मां ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की बात कही है ताकि वो अपने दिल के दुख को कुछ हल्का कर पाए। नमस्ते यार, क्योंकि मेरे बच्चों को गए हुए अब 6 महीने हो गए हैं। पूरे 6 महीने से अभी तक मैं किसी भी किस्म की कोई सुनवाई नहीं दे रहे हैं कि वो जो आदमी मारने वाले तो कहाँ से आए और कहाँ आ गए हैं। बस यहाँ भी कोई मिलिटेंट मारा जाता है तो मुझे बुलाते हैं फोन पे, तो आओ आप इस मिलिटेंट की पहचान करो। क्या आप पहचान कर पाती हो? बताओ, जिसने मुँह ढका हुआ था और पूरे फौजी कपड़े डाले हुए तो उसको मैं कैसे पहचान पाती? अगर उसका फेस ऐसे होगा तो मैं पहचान लेती। फिर बार बार मुझे बुलाते हैं। यहाँ पुंछ में मारे गए तो मुझे बुला रहे थे, कंडी में मारे गया मुझे बुला रहे थे, जोरी में जो मारा गया परसों चौथे दिन मुझे बुला रहे थे कि आपको इसकी पहचान करूँ। देखो, जब उसका मैंने फेस ही नहीं देखा तो मैं उसकी कैसे पहचान कर पाऊँगी? तो मेरी सभी ये चैनल वालों की मदद से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरी विनती है मेरी ऊपर तक पहुँचाएँ। सबसे पहले मैं अपने जो मेरे प्रधानमंत्री मोदी साहब जी हैं, मेरी उनसे यही अर्ज है कि ये बच्चे हमारे नहीं थे, ये बच्चे आपके थे, क्योंकि मेरा घर परिवार उन्होंने पूरा जो बर्बाद कर दिया। मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा। मेरे घर में सिर्फ ईंटें और पत्थर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे जो गृह मंत्री जी हैं उन्होंने हमारे साथ यही वादा किया था कि ढांगरी में ये 1 जनवरी को जो हुआ हादसा हुआ इसकी जिम्मेवारी मैं खुद लेता हूँ, इसको हमारे भरोसे पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ढांगरी पे आ तो नहीं सके क्योंकि बारिश का थोड़ा हो गया था। उनको जम्मू तक वो रुके हैं लेकिन हमारे घर तक नहीं पहुँचे। समझो हमारे घर पहुँच ही गए हैं, थोड़ा सा उनको बारिश का हो गया जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। लेकिन मैं उनके आगे यही विनती करती हूँ कि ये जो बच्चों का केस था ये आपने अपने हैंड किया था कि कोई बात नहीं, इसका जल्दी से जल्दी मैं कातिल पकड़ूंगा। लेकिन मेरी उनसे भी यही अर्ज़ है कि वो उस कातिल को जल्दी पकड़े, क्योंकि उस कातिल को अब हमारे बच्चों को 6 महीने कम्प्लीट होने वाले हैं, 7वां महीना लगने वाला। अभी वो जो दहशत गर्द थे वो अभी तक ऐसे ही फिरते हैं, उनको तो ना कोई पूछता है ना कुछ। साथ में जो मेरे बच्चों के साथ गाड़ी लगी हुई थी, उन बच्चों ने कम से कम 2 घंटे तक वो गाड़ी लगाई है। सिलेरियो गाड़ी थी, लेकिन वो आई दिन तक उस गाड़ी का हमें पता नहीं चला कि उस गाड़ी का मालिक कौन था। और जो 2 बच्चे मेरे बच्चे के पास खड़े थे उनका भी पता नहीं चला कि वो बच्चे कहीं जेल में है या बाहर हैं, हमें कुछ भी कोई नहीं बता रहा है।
इसलिए मैं ये विनती करती हूँ, एक माँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ अपने बच्चों का न्याय चाहिए। मैंने सरकार के पैसों को क्या करना है? देखो, जब मेरा परिवार ही नहीं रहा, मेरा बच्चा ही नहीं रहा, बच्चे के लिए तो सब करते हैं, तो अगर मेरा कुछ रहा ही नहीं तो मैं क्या करूँगी? सरकार के पैसों को क्या करूँगी? मैं सरकार की नौकरी को, मैं नौकरी करके भी मैं किसको खिलाऊँगी? बस सरकार मुझे यही बताए, अगर नौकरी दिया मुझे तो मैं नौकरी तो करूँगी, लेकिन मैं खिलाऊँगी किसको? बच्चों के लिए तो सब करते हैं। तो मेरी यही विनती है सरकार के आगे कि जल्द से जल्द मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चों का न्याय दे दो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, जिस तरीके से डांगरी के जो पीड़ित हैं वो पहुंचे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इंसाफ की गुहार लगाई है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, करीब 6 माह का समय बीत चुका है और 1 जनवरी को भी डांगरी के अंदर आतंकियों ने खूनी खेल खेला था जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं सरोज बाला जो डांगरी के रहने वाली है और उनके 2 बेटों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। पति पहले ही का स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन कहा जाए तो अब लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है। सरोज बाला का साफ कहना है कि हमें इंसाफ मिले, क्योंकि हम लगातार यही मांग कर रहे हैं। हमें सरकार से पैसा नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। उन आतंकियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही में जिस प्रकार से हमला किया गया, तो सरोज बाला का कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का हाथ है। उनको अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया, वो ना ही किसी एजेंसी ने हाथ डाला है और ना ही जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार पूछताछ उनसे कर रही है। हालांकि राजौरी और पुंछ के इलाके में एक बार फिर आतंकवाद जो है वो फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये हत्या हुई उसके बाद सरोज बाला कल जम्मू पहुंची और यहाँ पहुंचकर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलकर मांग की है कि हमें समय दिया जाए ताकि हम अपने दुख को उनसे साझा कर पाएं और अपना दुख कुछ हल्का कर पाएं और साथ ही में उनको बताएं कि किस प्रकार से आतंकियों ने हमला किया और स्थानीय लोगों का कितना बड़ा हाथ है। और जिस प्रकार से स्थानीय लोगों को अभी तक पूछताछ नहीं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 2 आतंकी मारे गए उसमें कहा जा रहा है कि एक आतंकी जो है डांगरी हत्याकांड में शामिल था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनको ले जाकर पूछताछ भी की गई कि यही वो व्यक्ति था, यही वो आतंकी था, तो उनका कहना है कि हमारे जख्म जो है वो खरीदे जा रहे हैं, लेकिन इंसाफ जो है हमें अभी तक नहीं मिल पाया है। जी रविंद्र, जिस तरीके से परिवार की मांग है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से वो मिलना चाहते हैं और उसके बाद अपनी बातें उनके सामने रखना चाहते हैं, इसको लेकर क्या कोई जानकारी सामने आ पाई है? बिल्कुल, देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि सरोज बाला और बाकी के जो पीड़ित परिवार हैं उनका साफ कहना है कि हम लोग यही मांग कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमें मिलने का समय दिया जाए। हम पहुंचकर अपना दुख साझा करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से आतंकी हमला जो है वो किया गया। और मैं आपको बता दूं कि जब ये हत्याकांड हुआ था उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं उन्होंने डांगरी का रुख किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो वहां नहीं पहुंच पाए थे और जिसकी वजह से अब लोग मांग कर रहे हैं कि उनको इंसाफ जो है वो दिया जाए, क्योंकि 6 महीने का वक्त बीत चुका है और लगातार जो पीड़ित परिवार हैं वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि आज भी उनको खतरा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आतंकवाद लगातार अब पांव पसार रहा है, राजौरी हो या पुंछ का इलाका हो, वहां पर लगातार आतंकियों की आवाजाही जो है वो हो रही है। लगातार आतंकी जो हैं वो उनकी खबरें मिल रही हैं कि एनकाउंटर हो गया या उन्होंने हमला कर दिया, उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतित है और उनका परिवार, जो पीड़ित परिवार है, वो चाहता है कि उनको इंसाफ जो है वो मिले ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल पाए। वहीं सरोज बाला जो जिसका पूरा परिवार ही खत्म हो चुका है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी है और सदमे में भी है कि अभी तक उनको इंसाफ जो है वो क्यों नहीं मिल पा रहा है। जी ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।